आज का टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। संज्ञा का मतलब है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और एक बार, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा में कुल मिलाकर 5 भेद होते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ पर संज्ञा के पहले प्रकार को हम देख सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का व्याख्यान इस तरह से है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति यानी कि पर्सन, वस्तु, किसी थिंग्स का या फिर स्थान, कोई प्लेस का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। पहला, दिल्ली एक विशेष नगर का नाम है। इस वाक्य में दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह एक स्थान का नाम है। और दूसरा, यमुना प्राचीन नदी है। इसमें यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये एक नदी का नाम है। और तीसरा, राजू एक लड़का है। राजू ये एक लड़के का नाम है, इसीलिए राजू व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और मेरा बचपन गांव में बीता, इस वाक्य में गांव व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह स्थान का बोध कराया जा रहा है। और उसी प्रकार से और कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि अजय, अमिताभ, बिल क्लिंटन, मनमोहन सिंह, बाइबिल, कुरान, रामायण, महाभारत, रूस, अमेरिका, दिल्ली, पंजाब आदि शब्द विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान की ओर संकेत कर रहे हैं, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा का दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वे हैं जिनसे एक जाति के सब पदार्थों का समान रूप से बोध हो। और एक बार ध्यान से सुनिए, जातिवाचक संज्ञा वे हैं जिनसे एक जाति के सब पदार्थ का समान रूप से बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि पुरुष, सिंह, नगर, सभा, जल, बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि। यहाँ पर और थोड़े उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि खोलों में गायें चर रही हैं। यहाँ पर बताया गया है कि खोलों में गायें चर रही है। गायें बहुत प्रजाति के होते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रजाति का नाम नहीं लिया जा रहा है, बल्कि ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर गायें का एक झुंड उपस्थित है। और दूसरा वाक्य, बाज़ार में बहुत भीड़ है। भीड़ ये एक जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया जा रहा है, बल्कि कुल मिलाकर ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर बहुत भीड़ है, यानी कि बाज़ार में बहुत से लोग हैं। आकाश में
पक्षी उड़ रहे हैं। आकाश में किस प्रजाति की पक्षी उड़ रही है इसका नाम नहीं लिया जा रहा है, बल्कि ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर पक्षी का एक झुंड उपस्थित है। सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। बहुत सारे सब्जियां हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन इस वाक्य में किसी भी सब्जी का नाम नहीं लिया गया है, इसीलिए सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं ये वाक्य जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। और वैसे ही खिलौने की दुकान पर बच्चे खड़े हैं। यहाँ पर भी जो है बच्चे जो है जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पर ना ही बच्चों के नाम लिए गए हैं और ना ही बच्चों के किसी गुण के बारे में विचार किया गया है। यहाँ पर सीधे ये बता दिया गया है कि खिलौने की दुकान पर बच्चे खड़े हैं। इससे साफ पता चलता है कि बच्चों का एक समूह वहाँ पर उपस्थित है। इसी तरह से खिड़की के शीशे टूटे हैं। कौन सी खिड़की के शीशे टूटे हैं इसके बारे में यहाँ पर विचार नहीं किया गया है, तो ये एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पाया जाता है। उसी प्रकार से मुझे शाम तक स्टेशन पहुँचना है। कितने बजे स्टेशन पहुँचना है इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया है, बल्कि ये कहा गया है कि मुझे शाम तक स्टेशन पहुँचना है, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पाया जाता है। संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का अर्थ कुछ इस प्रकार है। किसी भाव, गुण, अवस्था या क्रिया के व्यापार का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। फिर एक बार, भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है किसी भाव, गुण, अवस्था या क्रिया के व्यापार का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के लिए कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे कि धर्म, गुण, दोष, मिठास, सौंदर्य, कटुरता, नीचता, व्यापार, चोरी, पढ़ाई, भावना, हर्ष, शोक, भय, रोष। यहाँ पर वाक्यों द्वारा कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जिन्हें पढ़कर हम सरलता से समझ सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। तो चलिए देखते हैं पहला वाक्य। लगातार कई घंटों तक खेलने से मुझे थकान हो गई। यहाँ पर थकान शब्द जो है संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा कहलाता है, क्योंकि थकान को बांटा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये एक भाव है। उसी तरह से दशहरी आमों में बहुत मिठास होती है। इस वाक्य में मिठास भाववाचक संज्ञा है। मिठास को बांटा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। वैसे ही करेलों में कड़वापन होता है। करेला एक प्रकार की सब्जी है जिसे खाने से कड़वाहट महसूस होती है। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। यहाँ पर बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि बुढ़ापे को महसूस किया जा सकता है। गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है। गरीबी भाववाचक संज्ञा है। मेरी बहन घर की सजावट पर बहुत ध्यान देती है। यहाँ पर ध्यान भाववाचक संज्ञा है। उसी तरह से एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत कठिन है। कठिन भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि कठिनता को महसूस किया जा सकता है। और गर्मियों में पेड़ों की छाया शीतलता प्रदान करती है। शीतलता
भाववाचक संज्ञा है क्योंकि शीतलता को महसूस किया जा सकता है। और संज्ञा का चौथा भेद है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का मतलब देखिए, जिससे समूह का बोध हो, जैसे कक्षा, सेना, टीम, भीड़ इत्यादि। समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण उसके व्याख्यान में ही बताए गए हैं, जैसे कि कक्षा। हम देख सकते हैं कि कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके अलग अलग नाम भी होते हैं और उनकी अलग अलग पहचान भी होती है, लेकिन यहाँ पर उनके नाम और उनकी पहचान को ना बताते हुए केवल कक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है और उस कक्षा में जितने भी बच्चे हैं वे इसके अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार से सेना, सेना में भी बहुत सारे लोग होते हैं और उनके गुण भी अलग अलग होते हैं और उनके नाम भी और उनकी पहचान भी होती है, लेकिन यहाँ पर उनकी नाम और उनके पहचान को ना बताकर केवल सेना शब्द का उपयोग किया गया है। और उसी प्रकार से टीम, उसी प्रकार से भीड़ इत्यादि और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलेंगे। और संज्ञा का पांचवा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का मतलब होता है निराकार, या फिर किसी भी पदार्थों को अगर हम निराकार बना सकते हैं तो उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा का व्याख्यान इस प्रकार है, वह शब्द जो द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे कि पानी, सोना इत्यादि।